हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी हमारे जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो 6 लेक्चर आप लोगों को मिल गए हैं वो गौहर सर ने आप लोगों को करवाया था, लेकिन उनके वापस से ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं तो वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो अब जो आपको सीरीज कंटिन्यू करवाएंगे ये आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको अब मैं किसी इंट्रोडक्शन की इनको ज़रूरत रही नहीं है। ये है हमारे अंजुम सर, इन्होंने आपको 2 कंपोनेंट ऑलरेडी करवाए हैं जो आज की डेट में हमारे ट्रिपल एच चैनल के बेस्ट कंटेंट माने जाते हैं। तो अंजुम सर अब ये सीरीज़ आप लोगों के लिए करवाएंगे। और आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो आपका ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है 120 में से आप लोग मान के चलिए 45 to 50 क्वेश्चंस आपको कोऑपरेटिव सेक्शन के देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड नोट्स की अगर हम बात करें, जो नोट्स हम लोग बनाते हैं वो तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं अभी कि कहाँ से कौन से रेफरेंस को फॉलो करें हमारे लेक्चर्स के अलावा। तो मैंने आप लोगों को बताया है ऑलिव बोर्ड पे ये नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोग जाएं, आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करें, आपको वहाँ पे नोट्स, डिटेल नोट जो भी हैं वो सब मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जब हमारा 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग इसके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो टेस्ट है, जो नोट्स हैं, आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये गैजेटेड पोस्ट है। हम लोग अब वापस से क्लासेस आप लोगों की उसी स्पीड से इस एग्जाम की भी चलाएंगे। लेक्चर प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको लेक्चर्स या तो ऑल्टरनेट डेज पे मिले। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो अंजुम सर की होगी। अंजुम सर आज आपको थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि ये पूरा टॉपिक है क्या। तो चलिए, अब जो आवाज़ आप लोग सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। मेरी तरफ से आज इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय। Hello and welcome to Triple S classes. Hope you all are doing great. This is Anjum Shakir and I will carry forward some portion of your syllabus for corporate societies for the post of assistant registrar as mentioned by the Gawhar sir in his last lecture. Today's lecture will be divided in 2 parts. In first part of this session, we will recapitulate all the factors which you have learned till now. And in second part of this session, we will come to know about the history of the corporate societies, how corporate societies came into existence in India, and through which phases corporate societies has to pass to reach this position where they exist in India today. ओके गवाएं, हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, ये जो वर्ड कोऑपरेटिव है ये 2 लैटिन वर्ड्स का बना हुआ है। को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेरी मीन्स टू वर्क। तो कोऑपरेटिव का पूरा मीनिंग जो है, पूरा मतलब जो है वो है टू वर्क टुगेदर, साथ में मिलजुल कर काम करने को कोऑपरेटिव कहते हैं। तो ऐसे सोसाइटीज़ जहाँ पे लोग साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। देखें, एक्चुअल में क्या होता था, नॉर्मली जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते थे कोई चीज़ें, इनको कोई कैपिटलिस्ट वगैरह इन चीज़ों को ख़रीद लेता था और ये जो है कॉमन जो मैन था, जो यहाँ पे लोग थे, इन तक जो कंज्यूमर्स थे, इन तक जब ये चीज़ें पहुँच जाती थी तो बड़ी महंगे दामों में ये पहुँच जाती थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हुआ करता था, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं ये कैपिटलिस्ट्स। इन चीज़ों को, इन लोगों को बाहर निकालने के, इन मिडिल मैन को बाहर निकालने के लिए कुछ लोग जो उजागर थे, जो बाइलिम लोग थे, उनने क्या किया, वो वॉलंटरली खड़े हो गए। उन्होंने उनके पास जो भी धनराशि थी उसका कंट्रीब्यूशन करके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ये चीज़ें खरीद ली। और उनका मेन मकसद जो था वो था सोसाइटी का हेल्प करना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से खरीद के डायरेक्टली बहुत सस्ते दामों में ये कंज्यूमर्स तक पहुंचा दी, ठीक है, ताकि ये मिडिल मैन का जो मसला है ये ना रह जाए और इनका जो पर्पस था वो फुलफिल ना हो जाए, बल्कि लोगों को सस्ती दामों में चीज़ें मिल जाएं। इनका मेन मोटिव जो था वो सर्विस था। इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, जहाँ कुछ लोग जो है खड़े हो जाते हैं सोसाइटी में और अपनी धनराशि जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है प्रोड्यूसर से डायरेक्टली चीज़ें लेते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंच जाते हैं। जो बीच में जो मिडिल मैन है उनको बाहर निकालना और जो कीमतें होती हैं, जो प्राइसेस होती हैं चीज़ों को, उनको कम कर देना, ठीक है। यही मेन पर्पस रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, हमारे पास जो बुक्स होते हैं, ये जो ऑथर्स वगैरह बुक्स लिखते हैं, इनको आप मान लीजिए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इन बुक्स को ख़रीद लेते हैं, ठीक है। इन बुक्स को ख़रीद लेके ये नॉलेज हासिल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं।
लेकिन ये बड़े ही महंगे दामों में कोचिंग देते हैं बच्चों को। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत गरीब कब तबके के रहते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो कोचिंग्स वगैरह ले ले, वो ट्यूशन वगैरह ले लें। इसलिए सोसाइटी में कुछ लोग खड़े हो गए, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, हम जो यहाँ से नॉलेज हासिल करेंगे इन बुक्स से, इस नॉलेज को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे इन लोगों तक बहुत सस्ते दामों में या फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसे आप ट्रिपल मान लीजिए, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हो गए, जैसे सुमित सर है, सरवत मैम है, गौहर सर है, ये लोग जो हैं खड़े, अंजुम सर है, ये जो हैं यहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे जो है यहाँ बुक से नॉलेज हासिल करके जितना भी है छोटा मोटा नॉलेज, उस नॉलेज को हम आगे लोगों तक पहुँचाएं, उन लोगों तक जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, जिनके पास कोई फिनेंशियल सोर्सेज नहीं है, उन तक पहुँचाए। और ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये इंस्पिरेशन बननी चाहिए बाकी लोगों के लिए। कल को आप लोग खड़े हो जाएंगे और आप लोगों में भी ये ज़मीर जागना चाहिए कि नहीं, हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। बेच दे अपनी ज़मीर, अपनी ज़ुबान और अपनी अना, फिर तेरे हाथों में सोने के निवाले होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस सोसाइटी में जो है बदलाव आ जाए, देन यू हैव टू बी द चेंज, ठीक है। आप खड़े हो जाएंगे कल, जो आपके आस पड़ोस में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको इल्म की रोशनी देने के लिए आपको कल खड़े होना ही होना है, ठीक है, इस सोसाइटी के बेहतरी के लिए। इसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ वॉलंटियर्स जो है खड़े हो जाते हैं और इस सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे बाद प्रोड्यूसर से ये चीज़ें ले लेते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचा देते हैं। अब डेफिनेशन से हम देख लेते हैं। वर्किंग टुगेदर एग्रीबली फॉर ए कॉमन पर्पस। इनका कॉमन पर्पस क्या रहता है? सर्विस मोटिव, ये सर्विस देना चाहते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है। और एग्रीबली यानी कि वॉलंटियरली ये खड़े होते हैं, इन पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है। तो जब ये साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं वॉलंटियरली और एक सर्विस मोटिव के तहत, कॉमन पर्पस जिनका रहता है उसके तहत लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसी सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है इसकी खूबियाँ। सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये इसका हम रिकैपिचुलेशन करेंगे, ये ऑलरेडी ये चीज़ें आपने जो है गौहर सर ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अगर खड़ा होना चाहते हैं इस सोसाइटी के लिए, आप खड़े हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक सोसाइटी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इससे बाहर निकल सकते हैं आप। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, और इसके लिए अलग लॉज हैं, अलग जुरिडिक्शन में अलग एक इसका फ्रेमवर्क रहता है कॉर्पोरेट लॉज के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे इसके लिए रिलेटेड जो डिसीजंस वगैरह हैं वो लिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पे हर एक मेंबर जो इस सोसाइटी का मेंबर बनता है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनता है, उसका इक्वल राइट है, ठीक है। वो उसका राइट टू वोट है, वो यहाँ पे अपनी राय दे सकता है, तो वो डेमोक्रेटिकली यहाँ पे अपना पार्ट अदा कर सकता है। सर्विस मोटिव रहता है इसका, इनका मेन पर्पस जो रहता है, मेन मकसद जो रहता है वो प्रॉफिट नहीं होता है जिस तरह कैपिटलिस्ट वगैरह का रहता है। इनका मेन मोटिव जो रहता है वो रहता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को, हमें सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है। और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कैश ट्रेडिंग में, पहले जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वजूद में आई, वो ज़्यादा काम जो करते थे कैश ट्रेडिंग में ही करते, यानी कि जितना उनके पास पैसा जमा होता था उसी पैसे से वो चीज़ें लेती थी, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा देती थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये इसमें चेंज आ गई, मैंने यहाँ पे डबल इसलिए स्टार लगाया हुआ है, बाद में इस कैश ट्रेडिंग को रिमूव किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी वजूद में आ गई, जहाँ पे उधार पे भी ले सकती हैं चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। अच्छा, और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों का गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता है तो ये चीज़ें जो है बिगड़ जाती है। अगर आपको याद है कुछ टाइम पहले, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, एंडोमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक एक वजूद में आया था। इसमें क्या होता था, कुछ लोग जो है उन्होंने ये इसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वजूद में लाई और उन्होंने लोगों से पैसे लिए, हम एक बैंक स्टार्ट कर रहे हैं एंडोमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, और वहाँ जो लोगों से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद
उन्होंने कहा उनसे कि दो तीन साल में जो है आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और पैसे के लालच में लोगों ने पैसे दे भी दिए। उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा करके, जो उसमें कुछ बंदे थे, दो चार बंदे, वो यहाँ से फरार हो गए। ठीक है, JNK से ही फरार हो गए, बाहर किसी कंट्री में जो है सेटल हो गए, और उसके बाद ये जो पैसे थे लोगों के, ये सभी डूब गए। इसलिए ज़रूरी है इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट का लेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि ये सही लोग हैं या नहीं, जहाँ पे ये सही सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं, हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है नकली बैंक तैयार किए जाते हैं, उसके बाद लोगों का पैसा लूट लिया जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि इस पर एक गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इस पे जो है सुपरविजन रखता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी है, इस पे किस तरह के काम होते हैं, और यहाँ पे लोगों को लोगों के साथ धोखा दी तो नहीं होती है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितना लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा इनको कर्जा नहीं रहता, यानी कि रिस्क फैक्टर इसमें बहुत कम रहता है। लेकिन मैंने इस पर भी यहाँ पे स्टार रखा है कि अभी हमारे पास जो कोऑपरेटिव वजूद में आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको कैपिटलिस्ट्स के साथ मुकाबला करने के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रह सकती है। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सोसाइटी के मेंबर्स रहते हैं, वो इससे ज़्यादा भी जो है, जितना इनके पास पैसा रहता है उससे ज़्यादा भी ये जो है उधार पे चीज़ें ले सकती हैं, और उसके बाद जो है लोगों तक पहुंचा सकती है, और उस केस में आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ऑटोनॉमस है, सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ मेंबर्स जो है, मिनिमम 10 मेंबर्स रहते हैं इसमें, ये इकट्ठे होके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक ऑटोनॉमस है, इस पे से सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, इनको किसी और जो है कोई और लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, ये ऑटोनॉमस रहता है, ये खुद डिसीजन ले सकते हैं कोऑपरेटिव के रिलेटेड। ठीक है, ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रहते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे इसका रोल क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मैंने आपको मेन मोटिव बताया, वो ये था कि ये इनका मेन मोटिव था, सर्विस मोटिव था। इनको लोगों के लिए जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना था। अच्छा, मेन रोल्स क्या है इसके, वो हम देखेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो कैपिटलिस्ट वगैरह प्रोड्यूसर्स चीज़ें लेती थी, वो चीज़ें जो है महंगी दामों तक लोगों तक पहुँचाती थी। उसमें क्या होता था, जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती हैं। इसलिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे हर एक शख्स जो है वो ये चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है, ज़्यादा महंगे दामों में चीज़ें नहीं मिलती है लोगों को, उससे क्या होता है, उससे आपकी इक्तिसादी हालत जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जो गरीब लोग भी है उसको भी 2 टाइम की रोटी नसीब होती है। तो पहला रोल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का था, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, डिवाइजिंग यूनिटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोऑपरेशन के साथ लोगों में इत्तेफाक कायम होता था। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जब वजूद में आती थी, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो वॉलंटियर्स खड़े होते थे, उनके दरमियान एक कोऑपरेशन पैदा होती थी। ठीक है, वो इत्तेफाक से काम करते थे, और जिस सोसाइटी में इत्तेफाक रहता है, जिस सोसाइटी में यूनिटी रहती है, वो सोसाइटी हमेशा आगे बढ़ जाती है। अच्छा, और एक रोल ये था कि ब्रिंगिंग वेलफेयर टू द मेंबर्स। ये जो मेंबर्स में काम करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है दिन रात मेहनत करके इनको कोई फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि इनका भी जो था थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता था, और जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रॉफिट हो जाता है, वो इनमें इक्वल शेयर्स में डिवाइड होता था। ठीक है, इसलिए इनका भी वेलफेयर होता था, इनका भी फ़ायदा होता था, जो इस मेंबर्स रहते थे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अच्छा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ मतलब, यानी कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, इसमें वो लोग भी होते हैं जो बहुत गरीब तबके के होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बड़े अमीर तबके के होते हैं। जो अमीर तबके के लोग होते हैं, वो जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है गरीब लोगों का भी। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का मतलब ये ही नहीं होता है खाली कि पैसे के रिलेटेड इनइक्वालिटी नहीं, बल्कि एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार होती है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी शख्स जो है यहाँ से चीज़ें खरीद सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हर एक तबके के लोग जो होते हैं, वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से चीज़ें खरीद सकते हैं। इसलिए मेन जो इनइक्वालिटी रहती थी, कैपिटलिस्ट के जो चीज़ें रहती हैं, वो खाली अमीर लोग ही खरीद सकते थे। ठीक है, आप देखिए बड़े बड़े मॉल्स वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पे वही लोग ज़्यादा जाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऐसा मसला नहीं था, वहाँ पे कोई भी शख्स जो होता है, वो यहाँ से चीज़ें खरीद सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसलिए ये इनइक्वालिटी भी ख़त्म हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मॉरल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे मॉरल का मतलब क्या हो गया, लोगों का ज़मीर भी ज़िंदा हो गया, यानी कि मॉरल एजुकेशन
लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगी, नहीं हमें सोसाइटी में एकजुट होके रहना है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वजूद में आई, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, यहाँ पे ना ही इनइक्वालिटी है, ठीक है, और हर एक शख्स को जो है रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ से मैसर होती हैं बहुत ही सस्ते दामों में। इससे जो है लोगों का ज़मीर जाग गया कि नहीं हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें सोसाइटी के लिए कल खड़ा होना है, ठीक है। तो ये मॉरल एजुकेशन जो है, ये ज़मीर जो यहाँ पे जाग गया लोगों का, ये एजुकेशन, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे इम्बाइब हो जाते हैं इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में यूनिटी रहती है, जिस टाइम सोसाइटी में हर एक शख्स को एक ही नज़र से देखा जाता है, उस सोसाइटी में क्या होता है, उस सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ इम्बाइब हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ के बच्चे जो होते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, उनमें ये मॉरल वैल्यूज़ पैदा हो जाते हैं। जब तक मॉरल वैल्यूज़ लोगों में पैदा हो जाते हैं, जब तक मॉरल एजुकेशन लोगों में मॉरल एजुकेशन लोगों तक ना पहुँच जाए, तब तक वो सोसाइटी बेहतर सोसाइटी नहीं बन सकती है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि रिमूवल ऑफ मिडिल मैन, यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट वगैरह जो बिना सोचे समझे जो है, जिनका मेन मोटो ये रहता था कि हमें प्रॉफिट मिलना, चाहे लोगों का जो हाल हो, जिस हाल में रहते हो, चाहे उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं मैसर हो ना हो, उनको उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। उनका मेन मोटो जो रहता था वो प्रॉफिट रहता था। लेकिन उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी, यहाँ पे खाली जो सोचा गया था वो लोगों की बेहतरी के लिए सोचा गया जाता था, ठीक है। इसलिए इन लोगों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। मिडिलमैन जो आते थे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान, इनको बाहर निकाला गया। इसके बाद इम्प्रूविंग स्किल्स। अच्छा, ये जो हमारे पास जो लोग रहते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो रहते थे, इनमें कुछ स्किल्स भी जो है इम्प्रूवमेंट हो गए इनकी स्किल्स में, यानी कि इनमें मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, इनमें बिजनेस करने की स्किल्स आ गई। ये स्किल्स जो प्रोवाइड इनमें जो ये स्किल्स जो इनमें पैदा हो गई हैं, ये स्किल्स जो इन्होंने सीख ली हैं यहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद, ये इन्हीं स्किल्स से आगे ये जो है बिजनेस कर सकते हैं और अब आगे जो है काम कर सकते हैं इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के बाद। देखें, अब इसमें हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज, ये था रोल क्या था, सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या क्या काम कर सकते थे ये लोग, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थे, जो बनाते थे, वो क्या क्या काम करते थे लोगों की बेहतरी के लिए। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। देखिए, सबसे पहले इसको बनाना बहुत ही आसान है। 10 लोग, मिनिमम 10 लोग मिल सकते हैं, या 10 से ज़ायद लोग भी हो सकते हैं, वो साथ में एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास NGOs वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहला जो एडवांटेज था वो इसको बनाना बहुत ही आसान था। दूसरा, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे के हेल्प के लिए खड़े हो जाते थे, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते थे, ठीक है। इनमें इत्तेफाक जो है पैदा होता था, यूनिटी पैदा हो जाती थी इनके दरमियान। सोशल एडवांटेज, यानी कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे उनमें जो है उनमें उनको फ़ायदा पहुंचता था कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। उनको जो चीज़ें थी वो सस्ते दामों में मैसर होती थी और एक यूनिटी कायम होती थी, मॉरल एजुकेशन जो था लोगों को मिलता था। ये सभी सोशल एडवांटेजेस मिल जाती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको जो है खसारा नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको खसारा नहीं उठाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी भी रहती थी। और मैंने आपको बताया अभी जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी रहती हैं। जो हमारे पास कैपिटलिस्ट वगैरह compete करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, उनसे लड़ने के लिए अब इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी कन्वर्ट किया गया। अनलिमिटेड जो हमारे पास क्रेडिट सोसाइटीज़ बन गई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी रहती है। इसका मैंने ऊपर स्टार में मार के मैंने आपको बताया है कि अभी हमारे पास ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट रहते हैं। जो भी हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको गवर्नमेंट की हेल्प भी मिलती है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहता है, गवर्नमेंट का सुपरविजन तो रहता है, लेकिन गवर्नमेंट इनको कुछ फ़ायदे भी देते हैं, यानी कि इनको टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं और साथ ही साथ इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिल जाती हैं। जैसे किसी ने कोई पोल्ट्री फार्म जो है खोल दिया या कोई डेयरी वगैरह खोल दिया, वहाँ पर गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप आम लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको गवर्नमेंट ये सब्सिडीज़ देता है, ठीक है। ये सब्सिडीज़ वगैरह जो मिलती हैं, इससे इनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सपोर्ट भी मिलता है। डेमोक्रेटिक मेंबरशिप, यानी कि यहाँ पे हर एक मेंबर जो रहता है इस सोसाइटी में, ये डेमोक्रेटिकली अपना वोट जो है कर सकता है, ठीक है। इसको जिसे हम 1 मेंबर 1 वोट कहते हैं। यहाँ पे किसी को भी हम जो है हेड चुन सकते हैं, यहाँ पे बाज़ाब्ता इलेक्शन रहता है, इसलिए यहाँ पे हर एक को बराबर का हक मिलता है इस मेंबरशिप में।
और एक चीज़, लो प्राइसेस में चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो मिडिल मैन थे, वो जो जिन दामों में हमें चीज़ें देती थी उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता था और बहुत ही महंगे दामों में हमें चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे आपको सस्ते दामों में चीज़ें अवेलेबल होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दौरान, क्योंकि इनका मेन मोटो जो सर्विस मोटो रहता है, इनका मेन मोटो प्रॉफिट नहीं रहता है। ओपन मेंबरशिप, यहाँ पे कोई भी आ सकता है और इसका मेंबर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने बना लिया और फिर वो किसी को एंटर ही नहीं करने देंगे, नहीं, ये ओपन रहता है। कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है। वॉलंटरी यहाँ से यहाँ आ सकता है और वॉलंटरी यहाँ से निकल सकता है। ये हैं कुछ एडवांटेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। इसके बाद हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ये इंडिजीनियस डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें कुछ करना है तो बस इसके बाद जो है ये कर लेंगे, चाहे लोगों का फ़ायदा हो ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। गवर्नमेंट के जो लीगलिटीज़ है, जो हमारे पास कॉर्पोरेट लॉज है, इनको फॉलो करना पड़ता है इन्हें, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है कुछ आम लोगों के द्वारा ही बनी हुई होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, तो इस वजह से जो है इनका मैनेजमेंट कभी कभी बिगड़ सकता है, ठीक है। एक दूसरे से के दरमियान जो है छोटे मोटे टिफलिंग्स हो सकते हैं, जो है लड़ाइयाँ वगैरह भी हो सकते हैं, राइवलरीज हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है मैनेजमेंट जो है इनकी इनएफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि फुल टू प्रोफेशनलिज्म इसमें अक्सर नहीं रहता है। और एक चीज़, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रह सकता है। इसमें जो मेंबर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 10 मेंबर्स रहते हैं, कोई एक पार्टी का है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है, उस वजह से जो है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रह सकता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक चेयरमैन जो है या प्रेसिडेंट इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है सेलेक्ट किया। इन्होंने जब इसको सेलेक्ट किया, लेकिन वो बंदा जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है, तो उस वजह से इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आ सकता है। एब्सेंस ऑफ सिक्रेसी, अब यहाँ पे 10 लोग मिनिमम रहते हैं, तो 10 से ज़ायद भी रहते हैं कभी कभी। तो उससे क्या होता है, इनके दरमियान जो राज रहता है ना, इनके दरमियान कोई राज जो है होता है ना, वो राज नहीं रहता है, वो बाहर निकल ही जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 लोगों के पास जब कोई चीज़ पहुँच जाती है, कोई राज पहुँच जाता है, तो वो बाहर भी निकल सकता है। अगर आप देखें कैपिटलिस्ट में बहुत चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आम लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पे सिक्रेसी ज़्यादा नहीं रहती है। और एक चीज़ जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, इंटरनल राइवलरीज रह सकते हैं। मेंबर्स के दरमियान कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे जो है राइवलरीज पैदा हो सकती हैं, जिससे जो है पूरा इस कॉर्पोरेट सोसाइटी का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, ठीक है। और एक चीज़, लिमिटेड स्कोप रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। मैंने आपको बताया कि पहले अभी इसका स्कोप जो है बहुत वास्ट है। पहले इसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज रहती थी, कैश ट्रेडिंग होती थी खाली, तो इसका स्कोप भी बहुत कम था, इसका स्कोप ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं। हम जो है क्रेडिट जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग को अब ख़त्म कर दिया गया, हम क्रेडिट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद और एक लिमिटेशन जो है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नंबर यानी कि मिनिमम आपके पास 10 लोग होने चाहिए जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार करेंगे, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में। ये थी कुछ चीज़ें, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसका रोल क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, और साथ ही साथ हमने डेफिनेशन को देख लिया। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। अब हम आ जाएंगे इसके बैकग्राउंड पे। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर उसके बैकग्राउंड में आपको लेके जाता हूं, ताकि हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें वजूद में आ गई। आज हम देखेंगे, इस सेशन में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इंडिया में वजूद में है कैसे वजूद में है। देखें 1892 में क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे निकोलसन, उन्होंने सजेस्ट किया रेफेसियन मॉडल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, गौर सर ने आपको पढ़ा है। तो रेफेसियन मॉडल जो है जर्मनी में इन्होंने एक मॉडल दिया कोऑपरेटिव्स को कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ये मॉडल सजेस्ट किया निकोलसन ने 1892 में उन्होंने ये सजेस्ट किया। 1904 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास हो गए यहाँ के पार्लियामेंट में। उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियलिज्म चल रहा था। तो यहाँ पे एक एक्ट जो पास किया गया था, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ एक्ट, जिसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई गई, यानी कि छोटे मोटे जो फार्मर्स वगैरह रहते थे उनको छोटे मोटे लोन्स अगर चाहिए थे, तो वो यही कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ही उनको छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करते थे। ये 1904 की बात है, ठीक है। 1904 की बात है। 1912 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जब ये यहाँ पे पास हो गए, लेकिन यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया। जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1912 में, तो 1912 में लीगल आइडेंटिटीज़ को मिल गई,
इसके लिए अलग कॉर्पोरेट लॉज बनाए गए 1912 में, ठीक है, ठीक, ताकि इन कोऑपरेटिव्स पे नज़र रखी जाए, इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, ठीक है। ये 1912 की बात है जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे ये पास हुआ था 1904 में, लेकिन 1912 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें इसको एक लीगल आइडेंटिटी दी गई, ज्यूरिसडिक्शन में इसको एक अलग आइडेंटिटी दी गई। 1990 की बात है जब मॉन्टेग शेल्मस्फोर्ड एक्ट पास हुआ। मॉन्टेग शेल्मस्फोर्ड एक्ट जो ब्रिटिश, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो कॉलोनियलिज्म में क्या हो गया, इन्होंने एक जो है एक रिफॉर्म लाया कि हम यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे इंडिया में। तो उसी को हम कहते हैं मॉन्टेग शेल्मस्फोर्ड एक्ट। मॉन्टेग शेल्मस्फोर्ड एक्ट में ही एक एक्ट पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है, जहाँ पे ये कहा गया कि हर प्रोविंस, उस टाइम यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेट्स नहीं थी, प्रोविंसेस में डिवाइड था, हमारा पूरा जो कंट्री था ये प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे हर एक प्रोविंस में ये कोऑपरेटिव्स का एक सब्जेक्ट अलग रख दिया गया, ठीक है। हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेंटर में अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, स्टेट में अलग सब्जेक्ट्स रहते थे। तो इसी तरह प्रोविंसेस में उस टाइम सब्जेक्ट रह गया। प्रोविंसेस में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये रखा गया कि हर एक प्रोविंस में कोऑपरेटिव्स जो है वहाँ पे कायम होने चाहिए। ये लिया गया है, ये डिसीजन 1919 में। 1929 में क्या हुआ, नेशनल, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया कायम हो गया, ठीक है। NCUI, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो ये एस्टैब्लिश किया गया 1929 में, ठीक है। 1942 में क्या हुआ, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेशन। मल्टी यूनिट क्या होता है, अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी वो एक स्टेट में जब कायम होती थी तो वहीं पे काम करती थी, लेकिन मल्टी स्टेट यूनिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनिट जो है वो एक से ज़ायद स्टेट्स में भी काम करते थे। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग हेडक्वार्टर्स बनाए, अलग अलग जो है इनके यूनिट्स बने, वहाँ पे ये काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल MP में भी ये काम कर रहे थे, ये जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे थे, ये दिल्ली में भी काम कर रहे थे, तो अलग अलग स्टेट्स में ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इनको चाहिए गवर्नमेंट की अप्रूवल। गवर्नमेंट ने इन्हें एक अप्रूवल दिया जिससे हम कहते थे मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेशन, जहाँ पे ये एक से ज़ायद स्टेट्स में काम करते थे। इसका अप्रूवल इनको कब मिला, 1942 में। 1956 आया तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड सेटअप किया गया है, NCDB, ठीक है, NCDWB इसको कहते हैं, NCDWB यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वेयर हाउसिंग बोर्ड। ये सेटअप किया गया 1956 में, ठीक है। अच्छा, 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वजूद में आ गया 1958 में, और इन्होंने, अब देख लीजिए 1956 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड सेटअप किया गया, ठीक है, 1956 में, लेकिन 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वजूद में आया। अच्छा, इसी टाइम RBI ने इस टाइम एक सर्वे कराया, जिस सर्वे का नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने एक सर्वे किया जिस सर्वे का नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ये RBI ने करवाया ये सर्वे। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, उन्हीं रिकमेंडेशंस के बिना पे इसी टाइम मैंने आपको बताया 1958 में NDC भी बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बना। तो इसमें क्या हो गया, इन्होंने कहा 1963 में हमें एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो वजूद में लानी चाहिए। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो वजूद में आ गई 1963 में। अगर आपसे पूछा जाए ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप या वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो RBI ने जो कमेटी बनाई थी, इनके रिकमेंडेशन पे ही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वजूद में आया 1963 में। याद रखें, ये डेट आपने भूलना नहीं चाहिए, इसमें मैंने डबल स्टार इसलिए लगाया है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है NCDC ये वजूद में आ गया 1963 में। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको याद रखें।
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कम्स अंडर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, और इसके जो अभी हेड हैं हमारे वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। हेडक्वार्टर्स कहाँ इसके? हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में। ठीक, अब देख लीजिए 1963 में एनसीडीसी वजूद में आया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल कॉरपोरेशन जो है वजूद में आया। इसके बाद 1984 आया, 1984 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है वो पास हो गया। ठीक है, उस जो हमारे पास ऑलरेडी था मल्टी स्टेट, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स आ गए, उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। ठीक है, जब उसमें चेंज आ गए उसके बाद ये एक्ट लाया गया 1984 में, जिसमें हमारे पास जो ऑलरेडी 1942 में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बदले में ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वजूद में लाया गया, इसको पास किया गया। ठीक है, पार्लियामेंट में। इसके बाद 1984 के बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप आया, एक कमेटी लॉन्च की गई, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही 19 अगस्त 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट फोर्स में लाया गया। ठीक है, और इसमें भी चेंज की गई, इसमें कुछ चेंज जो दरकार थी वो चेंज की गई, जिसका रिकमेंडेशन इस एक्सपर्ट ग्रुप ने दिया, और उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वजूद में आया। उसके बाद इसमें क्या चीज़ें खास थी, इसमें एक तो इसमें डेमोक्रेटिक, एक तो ये डेमोक्रेटिक था, एक तो ऑटोनॉमस था, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी उसमें डेमोक्रेटिक मेंबरशिप होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होने चाहिए, और साथ ही साथ ये ऑटोनॉमस होना चाहिए, यानी कि इस पे ये सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इस पे किसी और का दबाव नहीं होना चाहिए। ये जो डिसीजन लेना चाहते हैं ये खुद ब खुद ये जो है वो डिसीजन ले। ठीक है, ये चीज़ें जो आई, ये एक्ट जो आया मल्टी स्टेट एक्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ये 19 अगस्त 2002 में वजूद में आया। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप। अच्छा, अब देख लीजिए 2002 में ही नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स वाज फॉर्मुलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स फॉर्मुलेटेड, तो आपका आंसर होना चाहिए 2002 में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2002 में हुआ है। मार्च 2002 में नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स वाज फॉर्म्ड, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो फोर्स में आया डेमोक्रेटिक एंड ऑटोनॉमस फीचर के साथ, वो आया 19 अगस्त 2002। ठीक है, ये था कुछ बैकग्राउंड कैसे कोऑपरेटिव्स जो है वजूद में आ गए इंडिया में। अब देख लीजिए, हम देखेंगे अब ये किन फेजेस के दौरान इनको गुजरना पड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जहां ये अभी इस मुकाम पे खड़े हैं, जहां पे इस उरूज तक पहुंच गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको किन किन फेजेस के थ्रू जो है पास होना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखें, डिफरेंट फेज है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला फेज़ जो है इसको हम कहते हैं इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ 1904 से लेकर 1911 तक, 1904 से 1911 तक का जो फेज़ था, इस फेज़ को हम इनिशिएशन फेज़ कहते हैं, या हम इसको कभी कभी फेज़ 1 कहते हैं। यहाँ पे पहले जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, या जो फार्मर्स वगैरह थे, उन पे लैंडलॉर्ड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, और ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। इसके लिए जो है आवाज़ उठी देश भर से, और इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स जो है वो पास किए गए। पहला एक्ट डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1883, एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। ये कुछ एक्ट्स पास किए गए क्योंकि इसमें लोग जो है उजागर हो गए, नहीं हमारे लिए जो है कुछ राहत होनी चाहिए, हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, हमारा जो प्रोड्यूस वगैरह होता है उसको लूट लिया जाता है ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू। इसलिए ये जो है ये एक्ट्स पास किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इस फेज़ को है, यानी कि अगर हम देखेंगे इनिशिएट जो हो गया कोऑपरेटिव्स का, जो माहौल पैदा हो गया, वो यहाँ से ही माहौल पैदा हो गया, इसलिए इसको इनिशिएशन फेज़ कहते हैं 1904 से 1911 तक। अच्छा, दूसरा फेज़ जो है इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन फेज़। मॉडिफिकेशन फेज़ में क्या हुआ, 1912 से लेकर 1918 तक रेक्टिफाइंग, पहले तो 1904 में जो एक्ट पास हो गया उसको रेक्टिफाई किया गया। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटीज़, जो हमारे पास प्राइमरी कोऑपरेटिव्स थी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए वो छोटे मोटे लोन जो थे फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड करते थे, उनमें लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितना वो इन्वेस्ट करते थे उससे ज़्यादा उनको लायबिलिटी नहीं हो सकती। हालांकि अगर उनका खसारा भी हो जाता था तब भी उनके पास उतना ही कर्जा होता था जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता था, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर सेंट्रल कोऑपरेटिव। अब जो लोकल, यानी कि जो विलेज लेवल पे काम करते थे या पंचायत लेवल पे काम करते थे, उनके लिए
लिमिटेड लायबिलिटीज़ के द्वारा प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाए गए, लेकिन जो सेंटर में कोऑपरेटिव्स काम करते थे वो अनलिमिटेड बनाए गए। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ यानी कि वो उधार पे भी चीज़ें ले सकती थी, क्रेडिट पे भी चीज़ें ले सकते थे, और उससे क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ उनको उठानी पड़ती थी। फेज़ 3 फेज अब देख लीजिए, 1904 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट कब हुआ, फेज 2 में आया, मॉडिफिकेशन फेज में। इसलिए इसको मॉडिफिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि 1904 में जो जो एक्ट्स पास किए गए थे उनमें थोड़ा सा तरदीद किया गया, उनमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए, ठीक है। इसके बाद फेज 3 जिसको हम एक्सपेंशन फेज भी कहते हैं, ये माना जाता है 1990 से लेकर 1929 तक। 1919 जो हमने अभी पढ़ा मॉन्टेग-चेल्मर्सफोर्ड एक्ट, जिसमें बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें चेंज की गई, उसी वहाँ से 1919 से लेकर 1929 तक इसको हम एक्सपेंशन फेज कहते हैं। इसी को कभी कभी गोल्डन एरा भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाता है विच फेज इज कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो आपने याद रखना है 1919 से लेकर 1929 तक इसको कभी कभी एक्सपेंशन फेज भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, बर्थ ऑफ लैंड मॉर्गेज बैंक्स, ठीक है, बैंक्स वजूद में आ गए। यहाँ पे मॉर्गेज में आप लैंड वगैरह रखते थे, ठीक है, जो 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 हमारे पास ज़मीनें वगैरह उनको हम गिरवी रखते थे, वहाँ पे हम लोन्स वगैरह ले सकते थे, ठीक है। जिस तरह अभी जो है, अभी भी कुछ बैंक्स वगैरह लोन मॉर्गेज में देते हैं, जहाँ पे आप जो है गिरवी रख सकते हैं कोई चीज़, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। इसी तरह ये वजूद में आया कब, इसी फेज़ में, एक्सपेंशन फेज़ में लैंड मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। और कुछ बैंक्स भी वजूद में आया। पंजाब में आया 1924 में, मद्रास में जिसको मॉडर्न डे चेन्नई कहते हैं 1925 में, बॉम्बे, ठीक है, मॉडर्न डे मुंबई, ये 1926 में यहाँ पे कुछ बैंक्स वजूद में आए जिन्होंने काम स्टार्ट करना किया किनके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए। ये था एक्सपेंशन फेज, इसको कभी कभी गोल्डन एरा भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फेज 4 आया, जिसको रिस्ट्रक्चरिंग फेज भी कहते हैं। ये 1930 से लेकर 1946 तक आया। इस फेज में क्या हुआ, मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया 1932 में। अच्छा, विजय राघव आचार्य कमेटी मद्रास में जो है कायम की गई, जिन्होंने कुछ एक्ट्स में रिकमेंडेशंस दी, इनमें हमें कौन कौन सी चेंजेस करनी चाहिए। इसके बाद केएल कमेटी ग्वालियर में अलग एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि आप बता दीजिए कि कोऑपरेटिव्स जो इंडिया में है, ग्वालियर में है, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स में कौन कौन सी चेंजेस चाहिए, गवर्नमेंट को कौन कौन सी चेंजेस करनी चाहिए। इसके साथ साथ वेस कमेटी पंजाब में जो है वो कमेटी बनाई गई, वहाँ पे कोऑपरेटिव्स को जो एनालाइज करना, उनको वो काम किनको सौंपा गया, वेस्ट कमेटीज़ को। आप बता दीजिए कि कौन कौन से जो है खामियां हैं हमारे कोऑपरेटिव्स में, वो आपने बतानी है, उसके हिसाब से ही हमें आगे जो है रिफॉर्म्स लाने चाहिए कोऑपरेटिव्स में। फेज़ 5 आया, ठीक है, इसको कभी कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ भी कहते हैं या पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी कहते हैं। यहाँ से लेकर फेज़ 4 से लेकर फेज़ 1 तक इसको हम कभी कभी प्री इंडिपेंडेंस एरा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन फेज़ 5 जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं फेज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये कब से है, ये स्टार्ट हुआ 1915 से और 2007 तक। इस फेज़ को हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 10th 5 ईयर प्लान तक चला, ठीक है। अब देख लीजिए 2007 तक चला। इसमें क्या हो गया, एक्सटेंडिंग कोऑपरेटिव्स टू फील्ड ऑफ फार्मिंग। पहले कोऑपरेटिव्स जो था वो खाली एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के लिए फार्मर्स वगैरह को छोटे मोटे लोन दिए जाते थे, क्रेडिट सोसाइटीज़ वगैरह, तो इसको आगे बढ़ावा दिया गया, ठीक है, यानी कि फार्मिंग के लिए इसको बढ़ा दिया गया। इंडस्ट्री में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, हाउसिंग वगैरह के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है, फिशिंग वगैरह के लिए, बहुत सारे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इसको एक्सपेंड किया गया, बहुत सारे फील्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ एस्टैब्लिश हो गया 1963 में एनसीडीसी, ठीक है, नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये 1963 में जो है वजूद में लाया गया। ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही जो है इवेंट है, ठीक। तो ये थी कुछ फेजेस जिनके थ्रू पास होना पड़ा कोऑपरेटिव्स को यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने रिकैप्चुलेट किया कुछ चीज़ों को, और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री को भी एक ही ओवरव्यू में देखा, पूरी हिस्ट्री कहाँ से वजूद में आए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किन किन फ्रेजेस से गुजरना पड़ा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, अगर आप
चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू कराऊँ आपको इसी तरह से लेक्चर्स, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, वी आर ओपन फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो ज़रूर हम उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो वो हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। गौर सर के लेक्चर जो ऑलरेडी आए हैं उन लेक्चर्स को भी आप साथ साथ देखें अगर आपने वो लेक्चर जो है मिस किए। और साथ ही साथ मैं एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि जीएसए के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके भी साथ साथ आईटी के लेक्चर्स आ जाएंगे, जहाँ पे हम आईटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो है सिलेबस को कंटिन्यूसली देखेंगे, जो अल्टरनेटिवली हम इनके लेक्चर्स लेके आ जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रख लीजिएगा। टेक केयर, बाय।